हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है, इंटरफेरेंस फिनोमेना है, वो कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले हमें थिन फिल्म्स के बारे में, थिन फिल्म्स क्या होती हैं ये देखना है कि थिन थिन फिल्म्स किसे कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज थिन फिल्म इन ऑप्टिक्स? एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल in a shape of thin sheet of order 1 micrometer to 10 micrometer is simply called thin film। यानी कि ऑप्टिक्स में कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जो कि थिन शीट की शेप का हो और उसकी जो मोटाई है वो लगभग 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में हो, सो उस शीट को हम कहेंगे थिन फिल्म। ओके, सो जिसकी मोटाई कितनी हो, 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻5 मीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक की मोटाई वाली जो शीट होती है उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स में थिन फिल्म। सो ये जो थिन फिल्म है वो जिस मटेरियल की बनाई जाती है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ दैट मटेरियल, इट मे बी ग्लास, इट मे बी वाटर, एयर, it may be mica and any other material of different refractive index। so ये इसके एग्जांपल्स हैं जिस मटेरियल की थिन शीट बनाई जाती है, या फिर कोई भी अन्य जो मटेरियल होगा जिसकी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होंगी, वो आपकी थिन शीट, थिन फिल्म कहलाएगी। ओके, सो इन केस ऑफ थिन फिल्म, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन ऑफ डिवीजन मेथड्स पढ़े थे हमने। एक तो हमने पढ़ा था वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड में हमने देखा था कि कोई भी इंसिडेंट रे जब किसी थिन फिल्म से टकराती है उसके बाद वो सम पार्ट, उस इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके का वो फिगर था, ठीक है। ये मैंने इतना एलेबोरेटिव वे में नहीं बना रखा है, बट उसी तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट देने के लिए कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सम पार्ट जो है वो इंसिडेंट रे का वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब ये इस वाली सरफेस से टकराएगी ये रिफ्लेक्टेड रे, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली रिफ्लेक्टेड जो ये रे है ये रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट इसका इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चैन प्रोसेस आप कह सकते हैं, इस तरीके से चैन प्रोसेस चलती रहती है और हमें रिफ्लेक्टेड रेज और यहाँ ट्रांसमिटेड रेज जो हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी रेज हैं ये आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी, ठीक है, बशर्ते जो थिन फिल्म है उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, बहुत कम, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए, तभी हमको ये जो रिफ्रैक्टेड रेज या जो ट्रांसमिटेड रेज हैं जब ये बहुत क्लोज मिलेंगी तभी जा कर के हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो वही थीम हम यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है ना, थिन फिल्म की। सो इन केस ऑफ थिन फिल्म we can see that maximum portion of the incident light is transmitted। जो मैक्सिमम पोर्शन है लाइट का वो क्या हो जाता है, थिन फिल्म के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है और बहुत कम पोर्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये ठीक है, तो मैक्सिमम इसका जो पोर्शन है इंसिडेंट लाइट का ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है और बहुत कम जो
रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, रिफ्लेक्टिविटी निकाल करके, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल करके। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ लाइट बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसका हम निकालेंगे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दिस μ1 माइनस μ2 होल्ड अपॉन μ1 प्लस μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे सही कर लेना आप, μ1 प्लस μ2 है, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। सो μ1 जो है यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास प्लेट का, और ये लाइट बीम जो है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, एयर में, तो जो μ2 है वो है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 माइनस μ2, μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। सो 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.5 अपॉन 2.5। ओके, सो इट विल गिव यू 0.04। सो ये जो इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या आया आपका, 0.04। ठीक है, अगर हम इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो ये आया और हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट का परसेंटेज निकालेंगे तो हम इसकी क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 4% जो है आपके पास वो क्या आया है, इंसिडेंट लाइट का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो केवल कितना है, 4%। ठीक है, इसका मतलब कुछ रिफ्लेक्टेड बीम जो है कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई है, ठीक है, कुछ ट्रांसमिट हो गई है। तो यहाँ पर हम इस थिन फिल्म में देखेंगे कि थिन फिल्म में केवल जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एक तो रिफ्लेक्टेड बीम का है और एक ट्रांसमिटेड बीम का है। ठीक है, तो टोटल जो 4% बीम जो है अगर रिफ्लेक्ट हो गई है तो कितनी परसेंट बीम ट्रांसमिट होगी, 96% बीम। सो 4% of incident light is reflected by the upper surface of the glass film। ठीक है, इस केस में जो हम ग्लास प्लेट ले रहे हैं तो इस केस में जो 4% है इंसिडेंट लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि 96% जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है इनटू द ग्लास प्लेट। ओके, और क्योंकि रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ही कम पोर्शन है इंसिडेंट लाइट का, इसलिए जो इंटेंसिटी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट की वो बहुत स्मॉल होगी। ओके, सो व्हेन वाइट लाइट, अगर हम यही केस वाइट लाइट में देखें, हम थिन फिल्म से इंटरफेरेंस की फिनोमेना को पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के फिनोमेना में हमने हमेशा देखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का यूज़ होता है। ठीक है, बट अगर वाइट लाइट को लेते हैं हम तो क्या होगा, अगर वाइट लाइट इंसिडेंट करवाएं फिल्म पे, सो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ये मिलेगा हमें बहुत कलरफुल बैंड्स का, बिकॉज वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। ओके, सो मैनी वेवलेंथ्स, क्योंकि वाइट लाइट में जितनी भी लाइट्स की कंपोजिशन होती है उन सब के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, अलग अलग रंगों की लाइट से मिलकर के बनी है वाइट लाइट। ठीक है, जो नेचुरल लाइट होती है आपकी, तो वो जब इंसिडेंट होगी किसी थिन फिल्म पे तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कलरफुल बैंड्स का। ओके, सो इसका जो एग्जाम्पल है नेचर में, जो इसका एग्जाम्पल है वो है विंग्स ऑफ मैनी इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा कई इंसेक्ट्स की, जैसे बटरफ्लाइज की जो विंग्स होती हैं उनमें कलरफुल जो बैंड्स हैं वो दिखाई देते हैं। दिस इज ड्यू टू दी लेयर ऑफ द थिन फिल्म, क्योंकि वो थिन फिल्म की लेयर के रूप में मानी जा सकती हैं, और उसमें जब इंसिडेंट होगी लाइट, वाइट लाइट जब इंसिडेंट होगी तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कलरफुल बैंड्स का। सो दैट्स वाई द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई appears
the colorful bands. Okay. Now interference due to the plane parallel thin film. तो ये तो जो हमने अभी तक देखा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, उसी में हम पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। इंटरफेरेंस ड्यू टू, इसी में हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू प्लेन पैरेलल थिन फिल्म, कि ऐसी थिन फिल्म जो कि क्या हो, जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी हो, टी थिकनेस की हो, और उसके जो दो पैरेलल सरफेस से मिलकर के बना हो, दो पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर के बना हो, और उसकी थिकनेस क्या हो, टी हो, और वो ट्रांसपेरेंट फिल्म हो, ठीक है। सो ऐसी थिन प्लेन पैरेलल थिन फिल्म हमने ले रखी है, और उसके लिए हम इंटरफेरेंस का पैटर्न या इंटरफेरेंस की जो फिनोमेना है वो कैसे होती है, और उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू प्लेन पैरेलल थिन फिल्म, but there are two cases in it. What? First is in case of reflected light, and second is in case of the refracted light. So हम first case देखते हैं आज कि reflected light के केस में जो interference होगा due to plain parallel thin film वो कैसा होगा। ओके, तो आपने ये देख लिया, यहाँ पे थिन फिल्म जो है वो ये है, और इसकी थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है। और ये दो जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, यानी कि इंसिडेंट बीम यहाँ टकराएगी इस फिल्म पे, इस सरफेस पे टकरा करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली जो सरफेस है, यहाँ जब कुछ तो पार्ट रिफ्लेक्शन होगा इस इंसिडेंट बीम का, कुछ यहाँ रिफ्रैक्टेड होगा, और फिर से अगेन ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो जब इस सतह से टकराएगी तो अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दूसरा ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, सो इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है सपोज एस, एंड इंसिडेंट बीम इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, दिस फर्स्ट सरफेस। ओके, ये जो पहला ये थिन फिल्म का सरफेस है जिसकी की मोटाई जो है, थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है। ये इस पहली सतह पे जब टकराएगी तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, फिर इस रिफ्रैक्टेड बीम का कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर अगेन कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा बाहर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके की हमने प्रोसेस भी पढ़ी थी जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम पढ़ रहे थे, तो हमने इस तरीके की जो ये नंबर ऑफ ऐसी रिएक्शंस, इसमें नंबर ऑफ ऐसी जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होते रहेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से हमें इंटरफेरेंस फिनोमेना यहाँ पर मिलता है, या इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो ये जो थिन फिल्म है इसमें ये इंसिडेंट होगी। अब ये अगर नॉर्मल है तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और क्योंकि ये जो नॉर्मल है और ये एक मीडियम से, यहाँ क्या है, एयर है, और यहाँ जो मीडियम है वो क्या है, थिन फिल्म है, ठीक है। सो एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में आ रही है, तो ये जो एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन हमने आप इसको शो नहीं किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये जो ये वाली रे जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ इंसिडेंट होगी दूसरे सरफेस पे, ठीक है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो यही होगा, आर, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो है वो क्या बना रही है, आर एंगल। तो इसके लिए इस वाली जो ये रे है, इसके लिए जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो तब इसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज आर। ओके, इसका हम यूज़ आगे करेंगे कि जब इसके लिए जो है वो आई जो है वो इक्वल्स टू आर हो जाता है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इस वाली बीम के लिए, ठीक है। सो अच्छा, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, और फिर इसके बाद
क्योंकि यहाँ क्या है, मीडियम थिन फिल्म है और यहाँ क्या है, एयर है। तो ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फिर से क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन वाली प्रोसेस, रिफ्रैक्ट हो जाएगी रे, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से ऐसी नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये वाली जो रे है, ये डी पॉइंट पे जहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होती है, इस डी पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लिया, इस रे पे मैंने एक नॉर्मल खींच लिया है, ठीक है। यानी कि ये जो डी एल है ये लंब है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस ए बी पे, ओके। इस ए बी पे ये जो डी एल है वो लंब है, ठीक है। और फिर आगे चलो, मैं आगे बताऊंगी ये आई कैसे आया, ठीक है। चलो, अब एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तो पता ही है, फॉर रे सी डी एंड द लाइट रे ए बी एंड डी ई, लाइट रे ए बी एंड डी ई, ये these come together and produce the interference pattern on superposition, ओके। तो ये जो रेज हैं, ये जब आपस में कहीं मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो ये इसमें दिख रही हैं आपको, इतनी वाइड है नहीं, ये इतना डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, ये बहुत क्लोज रहती है क्योंकि ये बहुत थिन फिल्म है, ये माइक्रोमीटर की विड्थ की थिन फिल्म है, और माइक्रोमीटर जो है हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने केवल यहाँ पर शो करा हुआ है कि इतनी थिकनेस, क्योंकि हमें ये फिगर बनाना है और उस फिगर को देखने के लिए आपको इतनी थिकनेस इसकी दिखानी पड़ेगी पेपर पे, ओके। सो ये जो इसलिए क्योंकि ये माइक्रोमीटर, ये वाली जो डिस्टेंस है ये माइक्रोमीटर में है, तो आप सोचिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी ये कितने पास, कितनी नज़दीक होंगी, ठीक है। तो ये बहुत नज़दीक होंगी, इस वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस पैटर्न जब मिलता है तो वो किसकी वजह से मिलता है, आपको पता है, सुपरपोजिशन जब होती है दो वेव्स की, तो यहाँ पर दो वेव्स की जो सुपरपोजिशन है उनकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, हम अब फिर से इनके लिए जो कंडीशंस निकालनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, इन रेस का पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे ए बी एंड डी ई, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे ए बी एंड डी ई विल बी, अब इनके बीच में जो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, जैसे आपने पहले पढ़ा था पाथ डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसके थ्रू है, इस रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू, इस रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी डेल्टा इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी एंड माइनस एल ए एल, सो ए सी प्लस डी सी, यानी कि ए सी दिस प्लस डी सी एंड माइनस दिस ए एल, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके मैं इन दोनों में से अगर ये वाली डिस्टेंस हटा दूं, ये वाली, तो मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा इस रे और इस रे के बीच में, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, बट ए सी और डी सी जो है वो कहाँ है, थिन फिल्म के अंदर है, और जो ए एल है वो कहाँ है, एयर में है, ए एल जो है ये वाली डिस्टेंस वो कहाँ है, एयर मीडियम में है, जबकि ये जो ए सी प्लस डी सी जो डिस्टेंस है वो किस मीडियम में है, वो है इस थिन फिल्म वाले मीडियम में है, थिन फिल्म में है, ओके। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे कि ए सी प्लस डी सी दैट इज इन फिल्म एंड माइनस ए एल दैट इज इन एयर, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑप्टिकल पाथ इन एयर में अगर ऑप्टिकल पाथ जो है किसी भी रे का जो ऑप्टिकल पाथ है एयर में, वो होता है म्यू इंटू ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम, उसी रे का, क्योंकि ये सेम रे है, देखो ये जो रे है ये सेम है, ठीक है। इसी रे का यहाँ ऑप्टिकल पाथ अगर हम बोलें तो ये कहाँ है, इस मीडियम में, रे सेम है, ठीक है ना। तो रे है, यही वाली रे है, इसके लिए ऑप्टिकल पाथ जो है यहाँ मीडियम में ये है, और इसके लिए जो एयर में ऑप्टिकल पाथ है वो ये है, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं कि ऑप्टिकल पाथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू इंटू ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम। तो उस रे के लिए
जो ऑप्टिकल पाथ होगा एयर में उसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम। ठीक है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम, this AC plus DC. So AC plus DC. Okay, and this path difference will be mu into AC plus DC. Okay, and minus AL. ठीक है, सो AC प्लस DC, क्योंकि हमें जो पाथ डिफरेंस निकालना है वो हमें निकालना है एयर में। हमें जो पाथ डिफरेंस निकालना है वो निकालना है हमें एयर में, जबकि AC और DC जो है वो कहाँ है? रेस फिल्म में। तो उनको हमने एयर में चेंज करने के लिए इस पाथ को देखो, इस पाथ को एयर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी म्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, क्योंकि एयर वाले पाथ को हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम इनटू म्यू। तो ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम है AC प्लस DC, इसको हमें एयर में बनाना है। एयर में इस पाथ को हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? म्यू से उस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो म्यू इंटू AC प्लस DC माइनस AL। Okay, so path difference in air of the ray will be mu AC plus DC minus AL. Now from figure cos R is equal to T by AC. अच्छा, यहाँ देखेंगे हम इस फिगर में cos R निकालें अगर हम cos R, तो इसके लिए आधार ये है, लंब ये है और ये कर्ण है। ठीक है, सो cos R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आधार कितना है? ये आधार यही तो है, डिस्टेंस इतनी, तो ये डिस्टेंस कितनी है? थिकनेस ऑफ द फिल्म। सो दिस इज T। ठीक, और ये वैल्यू कितनी है? दिस इज AN। ठीक है, सो अच्छा, ये AN है, सॉरी हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। ठीक है, तो AC दैट इज दिस। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से लिख लूँ cos R इज इक्वल टू क्या? T अपॉन, और कर्ण कितना है? AC। सो AC विल बी T बाय cos R। ठीक है, तो AC विल बी T बाय cos R दिस। ठीक है, सिमिलरली DC निकाल लेंगे हम, तो DC वाला ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, अब इसमें ये एंगल R है, ये वाला एंगल R है, ये वाला एंगल भी R होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ, इसके लिए इंसिडेंस का एंगल ये R है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा इसके लिए वो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इस रे के लिए अगर इंसिडेंस एंगल जो है वो R है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? एंगल ऑफ आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा? R ही होगा। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो है R। ठीक है, सो यहाँ से देख लो ये T है, तो आधार, यहाँ पर भी वही आधार और कर्ण। ठीक है, सो ये हो जाएगा cos R इज इक्वल टू, आधार कितना है? T बटे कर्ण कितना है? DC। सो DC विल बी T अपॉन cos R। सो AC एंड DC की वैल्यूज हमने यहाँ निकाल ली है, T अपॉन cos R एंड DC इज इक्वल टू T अपॉन cos R, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अगेन AL इज इक्वल टू, AL की वैल्यू हम ये निकाल क्यों रहे हैं? हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पाथ डिफरेंस, इसलिए हम ये AC और DC की वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, अब हमने निकालना है AL। ओके, और AL जो है वो है AD इंटू साइन आई। ये AD इंटू साइन आई कैसे आया? तो हम यहाँ देख लेते हैं। AD इंटू साइन आई, सो AL दिस। अब इस ट्राइंगल में देखो आप, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ऐसा तो नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। ओके, ये तो ये जो है, यानी कि ये इसमें कौन सा 90 डिग्री है? ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है।
ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले कि ये जो डी एल है वो परपेंडिकुलर है इस ए बी पे, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ओके। अब जो ए एल है और ए एल जो है, ठीक है, वो क्या होगा इस एंगल के लिए, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा अगर मैं बनाऊं तो। नहीं, ये वाले ट्रायंगल को मैं ऐसा बना देती हूँ, देखो देखो जरा, ये ए है और ये एल है और ये डी है, ठीक है। इसी को तिरछा सा कर लोगे तो ये वाला ट्रायंगल मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसको यहाँ तिरछा कर लोगे तो ऐसा ही मिलेगा। सो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये ए एल है, ओके। ये ए डी है, ये वाली भुजा, ठीक है, ओके। और ये वाला एंगल जो है वो है आई, ठीक है। अब ये देखो, इस आई के सामने वाला जो होगा वो तो क्या है, लंब है, ठीक है। ये नीचे आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। तो साइन आई यहाँ से निकाले अगर हम, साइन आई इज इक्वल टू लंब कितना है ए एल अपॉन आधार कितना है, सॉरी कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि ए डी। सो ए एल इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, ए डी इंटू साइन आई आ गया, ठीक है। सो ए एल इज इक्वल टू ए डी साइन आई, ये ठीक। तो वो ट्राइंगल को जरा ढंग से ड्रॉ करना, जब तुम ये वाली जो रे डायग्राम जब करोगे ड्रॉ तो इसको ढंग से करना है, ठीक है। सो ए एल इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, ए डी साइन आई। नाउ ए एल को हमने लिख, ए डी को हमने लिख दिया, ए डी को। अब मैंने ये छोटा सा ट्राइंगल भी बना रखा, देखो यहाँ पे ये वाला, ये कौन सा ट्राइंगल है मैं दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल है ये वाला, ये वाला, ठीक है, ए सी टी, ठीक है। तो चलो उसको अभी तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं ए एन प्लस एन डी, ओके। सो ए एन प्लस एन डी लिख दिया हमने ए एल ए डी की जगह पे। सो ए एल विल बी ए एन प्लस एन डी इंटू साइन आई, ठीक। ए डी को लिख दिया हमने ए एन प्लस एन डी इंटू साइन आई। सो ए एन कैसे निकालेंगे हम, इसी वाले फिगर में देख लो, ये है यहाँ पर सी, ठीक है। तो ए एन जो है वो निकालना है हमें। हमें ये एंगल पता है आर है, सो दिस एंगल इज आर, ठीक है। और टेन आर इज इक्वल टू हमें निकालना है ये, ठीक है। हमें ये पता है, ये वाली डिस्टेंस पता है हमें, यानी कि सी एन डिस्टेंस पता है, वो कितनी है, टी, ठीक है। सो हमें ये पता है, हमें ये निकालना है, हमें ये एंगल पता है, तो यानी कि लंब और आधार, तो हमें कौन सा जो है फॉर्मूला देखना है, टेन आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन दिस टी। सो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए एन इज इक्वल टू टी इंटू 10R, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू लिख दिया टी इंटू 10R। ऐसे ही एन डी देखो, ये वाला एंगल, ये वाला सॉरी ये वाली वैल्यू एन डी डिस्टेंस ये, ठीक है। ये वाला एंगल भी आर है, अभी मैंने बताया था आपको, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इस वाली रे के लिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, तो आर के बराबर होगा। सो ये वाला एंगल भी आर है, ठीक है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम, हमें चाहिए ये वैल्यू, हमें ये वैल्यू पता है, यानी कि लंब पता है, आधार पता है, ये वाला एंगल पता है। तो सिमिलरली वही हो जाएगा, 10R इज इक्वल टू लंब एन डी अपॉन आधार एन सी, ये ठीक है। और एन सी क्या है, टी है। सो एन डी इज इक्वल टू टी इंटू 10R। तो ये इक्वेशन, ये वैल्यू हमने यहाँ और यहाँ पुट कर दी है, ए एन की भी और इस डी एन की भी, ठीक है। सो ए एन और एन डी या डी एन जो भी है, इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इंटू साइन आई, ओके। तो कितना हो गया ये, 2t 10R, 2t इंटू 10R, ठीक है, और इंटू साइन आई। सो डेल्टा हमने क्या निकाला, जो हमने निकाला अभी, ये हमने निकाला ए एल, ओके, दिस इज ए एल। अब ए एल निकल गया हमारे पास, और ए एल आ गया हमारे पास, और हमारे पास ए सी भी आ गया, डी सी भी आ गया, ए एल भी आ गया। ये सब वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में।
सो ये जो इक्वेशन है इसमें म्यू इंटू ए सी प्लस डी सी माइनस ए एल। ओके, सो ए सी प्लस डी सी देखो यहाँ से कितना आ रहा, 2t अपॉन कॉस आर, दोनों सेम है तो 2t अपॉन कॉस आर, ठीक है, इंटू म्यू, ये तो हो जाएगा इतना, माइनस ए एल की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, जो आई वो आई 2t इंटू टेन आर इंटू साइन आई। सो म्यू इंटू 2t अपॉन कॉस आर, ये रख दिया हमने, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू रखी हमने, ये हमने वैल्यू रखी ए सी प्लस डी सी। ओके, तो म्यू इंटू ए सी प्लस डी सी 2t अपॉन कॉस आर माइनस 2t टेन आर इंटू साइन आई, यानी कि ये ए एल की ए एल वैल्यू, तो 2t टेन आर इंटू साइन आई। सो दिस विल बिकम 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी इंटू, इसको हम लिख सकते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई, ठीक है। और जो आई है this I can be written as equal to r. Okay, so sin 10 r is this sin r upon cos r, and this is sin I, sin r. Okay, this will be sin r, so sin square r upon cos r, ठीक है। so 2 mu t upon cos r minus 2 mu t into just a minute, this sin r, ओके ये जो साइन आई, अच्छा साइन आई, और यहाँ पर हमने ये लिया है साइन 2t इंटू टेन आर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2t साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई अपॉन साइन आर, आपने ये भी पढ़ा है म्यू वन अपॉन म्यू टू होता है, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन सॉरी म्यू वन, ठीक है। ये भी पढ़ा है आपने स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये म्यू टू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर, यानी कि सेकंड मीडियम, यानी कि लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से थिन फिल्म में, सो म्यू टू विल बी म्यू, ठीक है, एंड म्यू वन कितना है, एयर, यानी कि 1। सो यहाँ से आपके पास जो साइन आई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन आर इंटू म्यू, तो साइन आर इंटू म्यू लिख सकते हैं हम, किस पे, किसी जगह पे, साइन आई की जगह पे, तो दिस साइन आई की जगह पे आप लिखोगे म्यू इंटू साइन आर, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ से आएगा, क्योंकि आई और आर यहाँ पर इक्वल कैसे हो जाएंगे, आई जो है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, कौन सा, स्नेल्स लॉ वाला, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो वहीं से आया है ये फॉर्मूला रख करके आप निकाल लोगे साइन आई की वैल्यू, तो साइन आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू साइन आर, ठीक है। सो दिस साइन आई की जगह पे हमने म्यू इंटू साइन आर रख देना है, ठीक है। तो ये सब रख करके और टेन आर को खोल देंगे साइन आर अपॉन कॉस आर, तो साइन आर अपॉन कॉस आर हो गया ये, और 2 इंटू टी तो पहले से था, और म्यू भी आ गया, कैसे, क्योंकि साइन आई इज इक्वल टू कितना आ गया, इस वाली जगह पे यहाँ पे देखो आप, एक तो ये 2t है, 2 इंटू टी, ठीक है, इंटू इसको टेन आर को लिख दो आप साइन आर इंटू अपॉन कॉस आर इंटू, इस साइन आई की जगह पे लिख दो म्यू इंटू कितना, साइन और आर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर और 2 म्यू टी, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। ओके, सो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर।
सो 2 म्यू टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना होता है कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस स्क्वायर आर, कॉस आर है ही पहले से, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। सो जो पाथ डिफरेंस है वो आ गया आपके पास 2 म्यू टी इंटू कॉस आर, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है एक लॉ लगाएंगे, स्टोक्स लॉ। और ये स्टोक्स लॉ जो है हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर हम इसको इस इक्वेशन पे, इस पाथ डिफरेंस पे लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस निकालेंगे इस इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन ड्यू टू दिस प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। एंड इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो हम पहले स्टोक्स लॉ जो है उसको पढ़ लेंगे, स्टोक्स ने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिक्स में जो स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है। तो ठीक है, कल फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके।